बचे हैं सिर्फ 25 मिनट बजट आने में। कुछ ही देर में निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड 8वीं बार लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। उससे पहले बजट और बाजार पर हम बड़ी चर्चा कर रहे हैं। बजट ग्रैंड जूरी में हमारे साथ होंगे कोटक एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह, साथ ही एनविजन कैपिटल के फाउंडर और सीईओ नीलेश शाह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मार्सलेस इन्वेस्टमेंट के मैनेजर्स एंड फाउंडर एंड को सीईओ सौरभ मुखर्जी हमारे साथ हैं। टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ स्टूडियो में कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर सीईओ गुरमीत चड्ढा भी बने हुए हैं। और एक मैं जो डिस्क्लेमर बार बार देता हूं, क्योंकि दोनों नीलेश हमारे साथ रहते हैं, तो इसके लिए मैं क्लियर कर देता हूं। पिछली बार भी मैंने कहा था, जब मैं नीलेश भाई करके बात करूं तो कोटक वाले नीलेश जी के लिए, और जब मैं नीलेश जी करके बात करूं तो हमारे स्टूडियो में जो बैठे हैं एनविजन वाले, वो उनके नीलेश के लिए। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो बजट है ये आप अपनी हर भाषा में सुन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में तो होगा ही, लेकिन हमारे जितने भी हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपकी भाषा में बजट उपलब्ध होगा। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, पाजी पंजाबी में भी है। तो पंजाबी में अगर बजट आएगा तो क्या कहेंगे वैसे? अच्छा होगा तो चक दे फट्टे। चक दे फट्टे, चलिए तो चक दे फट्टे की तैयारी हो रही है यहाँ पर बजट के लिए। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग, बताइए क्या चक दे फट्टे वाला बजट आ सकता है? और गुजराती में क्या बोलेंगे आप? ગુજરાતીમાં મેં કહીશું કે બહુ સારું બજેટ છે. सारू बजट છે, चलिए। सो मार्केट की उम्मीद यही है कि इस बजट में कुंभ मेले जैसा त्रिवेणी संगम देखने को मिले। आपने पहले कहा था 4.5% फिस्कल डेफिसिट FY26 में होगी, तो उसे ऑनर करिए। दूसरा, अर्बन कंजम्पशन थोड़ा डगमगा रहा है तो उसे सपोर्ट करिए, चाहे टैक्स में रियायत दीजिए, चाहे किसी और तरीके से अर्बन कंजम्पशन को बढ़ावा दीजिए। दूसरा, प्राइवेट कैपेक्स थोड़ा बैकफुट पे खेल रहा है, तो गवर्नमेंट कैपेक्स जैसे आपने दिसंबर के महीने में खर्चा किया, उस पेस पे अगले साल भी बढ़ाते रहिए। अब जब खर्चा करना है और फिस्कल डेफिसिट कम करनी है तो रिसोर्सेज रेज करना जरूरी है। टैक्स नेट में जो लोग हैं उनके ऊपर ऑलरेडी बर्डन ज्यादा है, तो उनके ऊपर और दायित्व मत डालिए। टैक्स नेट के बाहर बहुत बड़ी मछलियां घूम रही है, उनको टैक्स नेट के अंदर लेके आइए। दूसरा, डाइवेस्टमेंट हम हमेशा, चाहे किसी भी प्रकार की मार्केट हो, अपने टारगेट को अचीव नहीं करते, तो इस बार थोड़ा डाइवेस्टमेंट के ऊपर फोकस करिए। तकरीबन 10% ऑफ मार्केट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, तो थोड़ा बहुत पैसा वहां से रेज करिए। तो नॉन टैक्स से और टैक्स कंप्लायंस से पैसा रेज करिए, निवेश करिए, अर्बन कंजम्पशन को बढ़ावा दीजिए और फिस्कल डेफिसिट को कंटेन करिए। बस इतना त्रिवेणी संगम कर दे तो आई एम श्योर गुरमीत कहेगा चक दे फट्टे, और नीलेश एनविजन वाला भी कहेगा सारू बजट छे। बस इतना, वो कहते हैं बस इतनी जरूरत है, बस इतनी जरूरत है, इतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो सुबह जब पापा पूछते थे कि क्या चाहिए, पापा वो एक बाइक दिला दो, उसमें हर महीने पेट्रोल भरा दो और थोड़ी सी पॉकेट मनी दे दो हर महीने, बस इतना ही चाहिए मुझे, उससे ज़्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। अच्छा सौरभ जी, वैसे आप कौन से वाले बंगाली हैं? जो बांग्ला समझते हैं वो वाले बंगाली, या फिर जो सिर्फ इंग्लिश समझते हैं वाले बंगाली? बंगाली भी थोड़ी बहुत बांग्ला जाती है, थोड़ी बहुत बांग्ला समझ लेते हैं। चलिए, खैर जोक्स असाइड, क्या एक्सपेक्टेशन है बजट से? देखिए, आई थिंक मिडिल क्लास के ऊपर भयंकर प्रेशर है, काफ़ी बड़ा स्क्वीज़ है, खर्चा बढ़ रहा है, आमदनी की ग्रोथ शायद उतनी नहीं है जो पहले थी। सो एक मिडिल क्लास टैक्स कटा जाए तो मज़ा आ जाए। अप टू 10 लाख, करीबन 80% हमारे इनकम टैक्स फाइलर्स 10 लाख से कम कमाते हैं, तो वहाँ पे अगर रिलीफ आ जाए तो मज़ा आ जाए। डीरेगुलेशन पे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने काफ़ी कुछ कहा येस्टरडे कि गवर्नमेंट शुड गेट आउट ऑफ द वे, वैसा हो जाए तो मज़ा आ जाए। कुछ डीरेगुलेशन का अगर इंटेंट भी सुनने को मिल जाए बजट में, बिकॉज आई थिंक छोटे बिजनेस के लिए, लघु उद्योग के लिए काफ़ी सारा रेगुलेशन, काफ़ी सारे टैक्सेस, कोड्स बन चुके हैं, और कम घटा दिया जाए तो कम कर दिया जाए तो बढ़िया होगा। एंड फाइनली आई थिंक जो सबसे अनोखा एस्पेक्ट रहा है पोस्ट कोविड खर्चे का, कि कैपेक्स को 30% से बढ़ाया गया है प्रति वर्ष मोटा मोटी, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को केवल 5-6% से बढ़ाया गया है मोटा मोटी। ये जो दिशा है खर्चे का, मेरे ख्याल से इसको चेंज करना चाहिए, नहीं तो जो लोअर इनकम स्ट्राटा है उसमें ज़बरदस्त पेन हो रही है। सो आई एम होपिंग टू सी कि कैपेक्स ग्रोथ इस बार 10-15 से नीचे आ जाए, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रोथ, मतलब कि खर्चा एडुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, वो डबल डिजिट में आ जाए।
नीलेश जी, आपकी राय क्या है? मतलब आप कैसे रीड कर रहे हैं, मतलब बजट से एक्सपेक्टेशन, और ये बजट 26 पे नहीं आ रहा है, ये 23,500 पे। अच्छा, पिछला बजट पीसी प्राइस पे आया था है ना, 23,500 पे बजट आया था वो भी। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और क्या चेज कर रहे हैं आप इस वक्त? पहली एक्सपेक्टेशन है डू नो हार्म। मतलब अगर 26,000 होता तो शायद टैक्सेस बढ़ जाती, शायद 23,000 है तो शायद टैक्सेस नहीं बढ़ेंगी। मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि टैक्सेस और कम किए जाएं, सिर्फ मिडिल क्लास पे नहीं, बट जो कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स है उनके लिए भी टैक्स रेट्स जो बढ़े, पिछले कई वर्षों में बढ़ी है टैक्स रेट्स, वो उसमें कटौती आए, या शायद कई जगह अगर तुमको हटानी भी पड़े तो हटानी भी चाहिए। शायद बजट वो माध्यम नहीं है, लेकिन जो जीएसटी के जो टैक्स रेट्स हैं उनको भी रैशनलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। जो कई टीडीएसएस के मल्टीपल एप्लीकेबल रेट्स हैं उनको भी रैशनलाइज करना ज़रूरी है, सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। जो ओवरऑल बोलते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे भी हो सके वो करना चाहिए। और उसके अलावा जो 3 सेक्टर्स है, हाउसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके ऊपर कंटिन्यूड फोकस, कंटिन्यूड एम्फेसिस और कैपिटल एलोकेशन, और अगर खर्चे बोले तो खर्चे या इन्वेस्टमेंट बोले तो इन्वेस्टमेंट, बट वो सब पे कंटिन्यूस फोकस रहना चाहिए। तो एक तरफ ग्रोथ पे आपका फोकस रहना पड़ेगा और दूसरी तरफ किसी भी तरह टैक्सेस को रैशनलाइज कीजिए। ये दो जो कॉम्बिनेशन है वो मेरी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस है। शरद जी के पास चलते हैं। शरद जी, टैक्सेस की बात हो रही है तो आपका क्या व्यू रहेगा? स्कोप है क्या फाइनेंस मिनिस्टर मैम के पास कुछ हमारे टैक्सेस कम करने का? नमस्कार अनुज, बिल्कुल बिल्कुल स्कोप है। न्यू रजीम फाइनेंस मिनिस्टर के दिल के बहुत करीब है। 2/3 टैक्स पेयर्स अब न्यू रजीम में आ चुके हैं, हम सब जानते हैं। ओल्ड रजीम को थोड़ा सा सौतेला सा बना दिया गया, उस पर अब छेड़खानी नहीं होती, शायद वो जाने वाली है अभी या आने वाले कुछ सालों में। तो मुझे लग रहा है कि न्यू रजीम को दोबारा से देखने की ज़रूरत है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ़ रिटर्न फाइलर्स 8-9 करोड़ के आसपास हैं। जो इसमें से लोग असल में टैक्स देते हैं वो 2-3 करोड़ के बीच में है। तो वो 2-3 करोड़ 20-22 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कराते हैं। मैंने उनको VIPs कहा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, दे आर ब्लू आइड पीपल, यू नो। उनको उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। आप उन्हीं लोगों से बार बार टैक्स लें, उन्हीं लोगों से और ज़्यादा टैक्स लें, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। बिल्कुल मैं नीलेश भाई की बात से भी सहमत हूँ कि बहुत सारी मछलियाँ बाहर घूम रही हैं, उनके लिए नेट बिछाना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। जैसे बड़े किसान हैं, बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है, शायद उसको ना ही छेड़ा जाए, पर ऐसा मेरा मानना है कि जो बहुत बड़े किसान हैं उनके ऊपर अब इट्स हाई टाइम कि आप एग्रीकल्चर टैक्स टॉप लेवल के किसानों पर भी लगाएं, और बहुत सारे लोग बाहर टैक्स नेट से उनको टैक्स में लाएं। न्यू रजीम की बात करें तो अनुज, मुझे लगता है कि स्लैब 3 लाख से शुरू होता है, 3 की बजाय 5 लाख करा जाना बहुत रैशनल रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये सच है कि ज़्यादातर टैक्स पेयर्स 10 लाख से नीचे के हैं, तो उससे टोटल रेवेन्यू कलेक्शन में उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स का फ़र्क पड़ जाता है। और उसके अलावा सैलरी वाले ज़्यादा मार खाते हैं, सैलरी वालों से ज़्यादा टैक्स भी आता है। 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको दी थी न्यू रजीम में, वो 1 लाख करना उसके लिए मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर कर दी जाए। और अभी मैं प्रधानमंत्री जी जब घुस रहे थे अपना पार्लियामेंट सेशन का कुछ इनिशियल बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मिडिल क्लास पे महालक्ष्मी की कृपा रहे। तो मुझे लगता है महालक्ष्मी की कृपा यही हो सकती है कि उनको कुछ टैक्स में रिलीफ आना चाहिए। इसके अलावा अब मिडिल क्लास की डेफिनेशन भी मुझे लगता है अनुज के चेंज हो गई है। अब पहले 5-6 लाख को मिडिल क्लास देखा जाता था, अब 15 लाख तक आप आराम से मिडिल क्लास ऊपर के लेवल पे बात कर रहा हूँ, आप अज्यूम कर सकते हैं। तो 15 लाख के बाद आप 30% लगाना शुरू कर देते हैं। इस लिमिट को बढ़ा के 20 लाख कर देना चाहिए, क्योंकि 30% आप 15 लाख से लगाते हैं। और उसके अलावा आप 7-7.5 लाख तक एक 87A की रिबेट होती है 25,000 रुपए की, वो भी अब बढ़ा के 10 लाख तक कर देनी चाहिए। तो न्यू रजीम अगर दिल के करीब है वित्त मंत्री के, तो मुझे लग रहा है उस न्यू रजीम में ही उसको और लुभावना बनाया जाए, इससे और ज़्यादा लोग न्यू रजीम में आएंगे और आपकी जो ओल्ड रजीम है वो रिडंडेंट होती जाएगी, वो ऑटोमेटिकली फेड आउट होती जाएगी, आपको उसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे पिछली बजट में, मैं अनाउंसमेंट सुनी थी, आप ही के चैनल पे था, और मुझे लगता है उसकी भी कुछ हमें सुनने को मिल सकता है कि एक बहुत सिंप्लीफाइड, आसान, सेल्फ कंप्लाइंट, आप खुद ही पढ़ के और आसानी से टैक्स दे सकते हैं, आपको बार बार टैक्स एक्सपर्ट्स के पास ना जाना पड़े, कोई विशेष प्रॉब्लम हो तो आप जाइए, वरना आप ना जाइए। तो मुझे लगता है कि ये इसके बारे में आज कुछ सुनने को मिलना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा कदम होगा। कम से कम उसके ट्रेसेस अनुज जरूर इसमें आने चाहिए। बिल्कुल, उसके कुछ एक्सपेक्टेशन है। वैसे 75,000 से 1 लाख स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर बढ़ भी गया तो 25,000 रुपये पर आप टैक्स सब बचाएंगे, 7,500 रुपये साल का, मतलब 650 महीने का। क्या करेंगे इस धनराशि का? लेकिन एक चीज़ बताऊं, शरद जी ने कही कि 15 लाख वाले मिडिल क्लास में
मुझे तो वीरू आज भी ना फीलिंग मिडिल क्लास की होती है वैसे, मतलब फ्रैंकली जो 10-15 साल पहले फीलिंग थी ना, वही आज भी फीलिंग होती है। खैर, एक बार नीलेश भाई के पास चलते हैं और जानते हैं कि और यहाँ से मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, क्योंकि मार्केट में अब इस समय थोड़े से पंख लगे, खासतौर से मिड कैप्स में। नीलेश भाई, पिछला 1 महीना 2 महीना ब्रॉडर मार्केट के लिए काफ़ी ख़राब रहा, और मुझे बार बार जब भी मैं बात करता हूँ मुझे वो आपका वो कर्व याद आता है जो आपने मार्केट के लिए कहा था कि कर्व ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे हो गया था। तो अब पिछले 2 महीने में क्लियरली उसमें बहुत ब्रूटल सेल ऑफ आया। क्या इस बजट के बाद वो सेल ऑफ वापस रिज्यूम होगा, या अब वो जो जितने एक्सेसेस निकलने थे वो निकल चुके हैं? तो अनुज भाई, मुझे लगता है कि इस बजट में अगर हम फॉरेन निवेशकों को विश्वास दिला पाए कि हमारी ग्रोथ बाकी देशों के सामने अच्छी रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी, और उसका बेनिफिट कॉर्पोरेट अर्निंग्स में दिखेगा, तो होपफुली उन्होंने जो बेचा है उसके ऊपर वो शायद सोचेंगे। आज की तारीख में अनुज भाई हम देख रहे हैं जो बिकवाली भारत में हो रही है वो एक्चुअली इमर्जिंग मार्केट एज एन एसेट क्लास में हो रही है। यूएस मार्केट ने इतना अच्छा किया है पिछले 15 सालों में कि लोग इमर्जिंग मार्केट बेच बेच के यूएस में जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के आने की वजह से भी थोड़ा उस ट्रेंड को बढ़ावा मिला है। तो हमें इमर्जिंग मार्केट से अलग होना है, लोगों को ये कन्विंस करना है कि भाई बाकी इमर्जिंग मार्केट एक तरफ और भारत एक तरफ। अब इस चीज को एस्टैब्लिश करने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, बट बजट और क्रेडिट पॉलिसी ये दोनों से हम इस चीज को बढ़ावा दे पाएंगे। मार्केट मेरे हिसाब से धीरे धीरे बॉटम आउट हो जाएगा अगर बजट और क्रेडिट पॉलिसी ग्रोथ ओरिएंटेड रही तो। अच्छी बात आपने कही। और नीलेश जी और सौरभ, क्योंकि आप दोनों सेल साइड पर रहे हैं और काफ़ी एफआईएस के साथ आपका एक समय था जिसमें काफ़ी इंटरेक्शन होता था, क्या तंग कर रहा है एफआईएस को? मैं दोनों से आपसे व्यू जानना चाहूँगा। नीलेश, पहले आप बता दीजिए क्या एफआईएस को तंग कर रहा है और क्या बदल सकता है? तो जो तीन रीजंस जो मेरे ध्यान में आती है, पहली बात तो ये है कि जैसे नीलेश ने बताया कि जो एक होम मार्केट ज़्यादा अच्छी कर रही है, खास करके पिछले 1 साल में। तो अगर होम मार्केट ही अगर अच्छी कर रही है तो आपको देश के बाहर कहाँ जाना है। मतलब यही बात होगी कि आप इंडियन इन्वेस्टर और इंडिया मार्केट इतनी अच्छी करी तो आपको जाके नाइजीरिया में क्यों इन्वेस्ट करना है? बिल्कुल मतलब उस तरह का जो अगर सिंप्लीफाई बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात ये है कि वैल्यूएशंस, मतलब जो हिस्टोरिकल एवरेज जो था उसके कंपैरिजन में हम प्रीमियम पे चल रहे थे। जो पिछले 3-4 महीने के करेक्शन आए उसमें वो प्रीमियम चला गया है, तो हम अभी थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल एवरेजेस के लाइन में है। तीसरी बात, जो कई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ऐसा मानना है, और मैं टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ऐसा वो उनका कहना है कि बड़ी मार्केट्स में एज अ फॉरेनर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। और इंडिया एक बड़ी मार्केट है, या शायद एक बहुत यूनिक मार्केट है जहाँ पे शायद आपको एक फॉरेनर की हैसियत से आपको टैक्स देना पड़ता है। मेरे हिसाब से वो अभी तक इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जब तक आपका ग्रोथ सुपीरियर था, आपके वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव थे और रिटर्न्स आ रहे थे मार्केट में। जैसे ही आपकी ग्रोथ थोड़ी नॉर्मलाइज हो रही है, वैल्यूएशंस रिलेटिवली हायर है, और अगर रिटर्न्स नहीं आ रहे तो ये जो सारी बाकी की जो चीज़ें हैं वो एक इरिटेंट बन के आ जाती है, और ये एक वजह बन जाती है उनके लिए कि हम इसलिए निवेश नहीं करना चाहते या इसलिए हम लोग बेच रहे हैं। तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से ये तीनों रीजंस है जो कभी भी इंटरेक्शंस होता है तो ये तीनों रीजंस उभर के आते हैं। सौरभ, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, या फिर क्या बदले तो एफआईएस वापस आए भारत में? आई थिंक टू बी फेयर, सिर्फ एफआईआई को नहीं, डोमेस्टिक निवेशक को भी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर देखें जिस प्रकार का अर्निंग स्लो डाउन दिखा है लास्ट 5 क्वार्टर में, राइट, ये सबसे तगड़ा अर्निंग स्लो डाउन है मेरे करियर का। अगर हम लीमन ब्रदर्स, ग्रेट जीएफसी को और कोविड को एक्सक्लूड कर दें, मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी देखा नहीं कि 30% ईपीएस ग्रोथ निफ्टी का 5% बन जाता है 5 क्वार्टर में। तो ये तगड़ा स्लो डाउन है अर्निंग्स में। मेरे ख्याल से उतने फटाफट ही अर्निंग स्लो डाउन जाएगा नहीं, और उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको मद्देनज़र रखते हुए, इस अर्निंग स्लो डाउन को, इकोनॉमिक स्लो डाउन, अर्निंग स्लो डाउन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए तो वैल्यूएशन इंडिया में अनसस्टेनेबल है। तो जब तक मार्केट और सस्ता नहीं हो जाता, वो विदेशी निवेशक हो या डोमेस्टिक निवेशक हो, सबको सावधानी बरतनी चाहिए। गुरमीत, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? क्योंकि सबसे बड़ी दुखती रग मार्केट की यही रही है। रोज़ मतलब कि कई बार
हम कहते हैं ना और कितना ही बेचेंगे, तो एक बार किसी ने मुझे भेज दिया था कि ये चैलेंज नहीं है, ये मतलब जनरली पूछ रहे थे, क्योंकि हमने जब बोला ना कितना और बेच सकते हैं, वो और 7,000 करोड़ अगले दिन बेच देते हैं। वो किश्त बन गई थी एक रोज की। अनुज एक थोड़ा सा एरोगेंस भी था, हम बीच में बोलने लगे थे हमें ज़रूरत हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, और आप देखिए 5,000 करोड़ का ऐसे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लग गया है। हाँ वही तो 5,000 करोड़ का एक फिक्स कोटा लेके आते हैं कि इतना ही बेचना है। तो जो नीलेश ने बात बोली, पोस्ट टैक्स पोस्ट डॉलर रिटर्न निफ्टी का 10 ईयर यूएस बॉन्ड से ज़्यादा फर्क नहीं है बॉन्ड से। हाँ, तो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड 5% यील्ड देगा, मार्क टू मार्केट गेन देगा थोड़ा बहुत, तो आप 7-8% डॉलर टर्म में एक इजी ट्रेड बना सकते हैं अभी इस लेवल पे। 4.5% का यील्ड है और आपका भी जो पोस्ट टैक्स पोस्ट डॉलर रिटर्न है, तो हमने वो 10 को 12.5 करके, मुझे लगता है हम कई बार ना पेनी वाइज पाउंड फुलिश हो जाते हैं। बिल्कुल। फॉरेक्स रिजर्व पे प्रेशर आ रहा है, रिस्क कैपिटल जा रहा है, और हम पंजाबी में बोलते हैं मन नीवा मत ऊंची। हम थोड़ा सा ह्यूमिलिटी रखनी चाहिए, फॉरेन कैपिटल चाहिए हमें, हमारी डिपेंडेंस कम हुई है, ये अच्छी बात है। ये बोलना कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम इमर्जिंग मार्केट है, हमें तो रिस्क कैपिटल को इज्जत देनी चाहिए। बट मैं सौरभ की बात से एग्री करता हूँ, स्लो डाउन है और ग्रोथ को रिवाइव करना चाहिए। अगर 8% ग्रोथ इंडिया अचीव नहीं कर रहा है तो हम अंडर अचीवर हैं। इतने पोटेंशियल के साथ अगर हम 8% ग्रोथ नहीं करेंगे और 11-12% नॉमिनल नहीं करेंगे, तो वो बाकी सब स्लोगन्स हैं कि हम विकसित बनेंगे या ये बनेंगे। तो मुझे लगता है ग्रोथ फोकस होना चाहिए, और ये रेटिंग एजेंसीज को प्लीज़ करने का जो हम कोशिश कर रहे हैं 10-15 साल से, उन्होंने नहीं प्लीज़ होना। तो आप अपना ग्रोथ चार्ट करिए, बाकी चीज़ें अपने आप फॉलो थ्रू करेंगी, ग्रोथ आएगी, सब कुछ आएगा। अच्छा नीलेश भाई, ये पासिंग जो अर्निंग सीजन था वो बैंकों के लिए वो कैसा लगा आपको? आरबीआई ने जो लिक्विडिटी की जो स्थिति काफ़ी ड्राई हो गई थी उसको कुछ हद तक एड्रेस करने की कोशिश की है, बट पासिंग नंबर्स कैसे लगे आपको इस बार के बैंकों के? बैंकों में कुछ खट्टा है, कुछ मीठा है। जो मीठा है वो ये है कि उनके मार्जिन उतने करेक्ट नहीं हुए जितनी लोगों की अंदेशा था। एंड अब लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है, तो जाहिर है जो डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ एकदम लो डबल डिजिट में है, वो थोड़ा वहां से इंप्रूव हो जाएगा। दूसरी चीज है कि होलसेल या कॉर्पोरेट बैंकिंग में एनपीए अभी भी बहुत ही मतलब अच्छे हैं, एंड वहां पे ऐसा लग रहा है कि जो कॉर्पोरेट डीलिवरेजिंग हुई है उसका सबसे ज्यादा फायदा बैंकों को एनपीए में दिख रहा है। जो कुछ खट्टा है वह है माइक्रो फाइनेंस अनसिक्योर्ड लेंडिंग के बढ़ते हुए एनपीए, और जो बैंक के क्रेडिट कल्चर खराब है, जहां पे अनसिक्योर्ड लेंडिंग बुक बड़ी ज्यादा है, उनके मार्जिन के ऊपर, उनके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट होती दिखी है। बट अल्टीमेटली सारी चीजें वैल्यूएशन में आती है। तो कुछ बैंक है जो पिछले 3 या 5 सालों से वैल्यूएशन में डी रेट होते हुए ऐसे लेवल पे पहुंचे जहां पे निवेश करने के लिए योग्य बनते हैं। तो ओवरऑल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में ऐसा लगता है कि निवेश करने का समय आ गया है, वैल्यूएशन आपकी फेवर में है, और आप बॉटम अप जिस कंपनीज में अनसिक्योर्ड लेंडिंग की रिस्क कम है वहां पे देख सकते हैं। जब एनबीएफसी का नाम आता है ना अनुज, तो गुरमीत ने मेरे को एक मैसेज फॉरवर्ड किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग। पत्नी का मैसेज आया ना, फ़ोन आया ना, बजाज फाइनेंस का फ़ोन जरूर आता है सबसे पहले, है ना? ये B2 पे आपका टेक क्या है इस वक्त? मैंने बोला था कि सुबह अलार्म की तरह 7 बजे फ़ोन करिए, फ़ोन जरूर आएगा सबसे पहले। नहीं, मुझे भी आता है बजाज फाइनेंस का फ़ोन, उस बार गुरमीत याद आते हैं उस वक्त। तो कोई याद करे ना करे, वो लोग ज़रूर याद करते हैं। और मुझे अनुज किसी इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे किसी ने बोला था कि कुछ हद तक शायद इंटेंशनल भी था थोड़ा ना, ये जो ओवर हीटिंग थी, बहुत सारा पैसा, जो आपने लेवरेज की बात करी सुशील जी से, बहुत सारा पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन स्टॉक मार्केट की तरफ भी डाइवर्ट हो रहा था। एफएनओ में भी लॉसेज हुए हैं। तो कुछ रेगुलेटर मुझे लगता है कॉन्शियसली भी स्लो कर रहा था अनसिक्योर्ड लेंडिंग को, बट मुझे लगता है वो कई बार माइक्रो मैनेजमेंट में आप दोनों तरफ एक्सेस हो जाता है। जो उम्र के जिस पड़ाव में हम हैं, आई डोंट थिंक 7 बजे आप दोनों में से किसी का भी फ़ोन सुनना चाहते हैं। खैर एनीवे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मार्केट का एक बार रुक करते हैं। और थोड़ा सा हंसी मजाक इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि बाजार रिंग उतरने वाला है अनुज, है ना? बिल्कुल। और देखिए, बिल्कुल 6 मिनट बचे हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आएंगी और बजट पेश करेंगी। वैसे एक चीज़ है, बाजार थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा है। पहले मतलब यही बाजार पिछले मंडे को क्या था और अब क्या है, मंडे को हम 22,800 पर थे निफ्टी पर, अब हम 23,600 पर हैं। तो करीब 800 पॉइंट की अब हमने रैली देखी है वहाँ से। और मिड कैप देखिए क्या एकदम जो कंप्लीट कोलैप्स हो चुका था मिड कैप इंडेक्स, वहाँ पर एक अच्छे मूव्स आ रहे हैं।
शरद जी, काफ़ी बातें हो रही हैं कि क्या कुछ एक्साइज टिंकरिंग होगी पेट्रोल डीजल को लेकर, क्या वहाँ पर भी थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं? क्योंकि जब क्रूड ने बढ़ना शुरू किया था तब एक एक्सपेक्टेशन थी कि जो उससे पहले एक्साइज बढ़ाई गई थी वो शायद एट सम स्टेज कट की जाएंगी, क्योंकि कभी लोअर क्रूड का फ़ायदा तो मिला ही नहीं एक आम इंसान को। लेकिन उसके बाद जब प्राइसेस बढ़ने लगे तो महंगा तेल फिर भी खरीदना पड़ा। कुछ उसमें स्कोप है क्या? बिल्कुल स्कोप है अनुज, क्योंकि जिस तरीके से कैस्केडिंग इफेक्ट होता है फ्यूल प्राइसेस का ओवरऑल इन्फ्लेशन पर, और आपको पता है कंजम्पशन नीचे जाने का मेन रीज़न या टॉप रीज़न में से एक रीज़न इन्फ्लेशन है कि लोगों को हाथ में बच नहीं रहा तो वो और सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, उनकी बचत नहीं हो पा रही है। तो सरकार के पास मौका है, बिल्कुल एक्साइज टिंकरिंग ओवर ड्यू है, होनी चाहिए। अगर फ्यूल प्राइसेस, अब क्रूड हम देख रहे हैं कि $80 से नीचे अक्सर रहता है, कभी कभार होता है 80 से ऊपर जाता है, और OMCs का प्रॉफिट भी अच्छा रहा है, OMCs की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही है। तो मुझे लग रहा है सरकार को करना चाहिए। सरकार के ऊपर प्रेशर भी है, इसको GST में लाने का भी प्रेशर है, पर कम से कम जब तक GST में नहीं आता तो आप एक्साइज टिंकरिंग बिल्कुल करी जा सकती है, और अनाउंसमेंट आएगी तो बहुत स्वागत करने योग्य होगी। और इन्फ्लेशन के लिए लोग पूछते हैं कि भाई बजट में क्या किया जा सकता है, तो उन कदमों में से एक कदम ये हो सकता है कि आप एक्साइज को कम कर दें और पेट्रोल डीजल में थोड़ी राहत दें, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन पे इससे फर्क पड़ेगा। अनुज, बिल्कुल इसमें गुंजाइश है, क्योंकि GST तो हम जानते हैं GST काउंसिल के अंतर्गत है, यहाँ पर एक पॉलिसी अनाउंसमेंट GST पे तो सुनाई दे सकती है, पर GST आप कहीं महंगा सस्ता कुछ हुआ वो यहाँ पर उम्मीद नहीं होती है। एक्साइज टिंकरिंग बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ और उम्मीद करके बैठा भी हूँ, और लोग जनरल आम आदमी भी उम्मीद करके बैठा। और अभी मैं नीचे आपके टैग लाइन पढ़ रहा था कि आम आदमी का बजट होगा, तो आम आदमी के लिए मुझे लगता है पेट्रोल डीजल से अच्छी और कोई राहत नहीं होगी अगर इन्फ्लेशन को हिट करना है तो। बिल्कुल, ये मोदी साहब खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि आम आदमी का बजट होगा, और बजट गरीब और किसानों की उम्मीदों का बजट होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं। नीलेश भाई, पिछले बजट में एक चीज़ जो आई थी, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो आपको थोड़ी सी गलत लगी होगी, वो जो इम्पोर्ट ड्यूटी कम की गई थी गोल्ड के ऊपर, क्योंकि आपका तो खैर एक हमेशा से व्यू रहा है कि हम क्यों गोल्ड इतना इम्पोर्ट करते हैं। थोड़ी चर्चा चल रही है कि इस बजट में वापस उसको बढ़ा दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आप कैसे देखेंगे उसे? गोल्ड एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं तो आप गोल्ड स्मगलिंग को बढ़ावा देते हैं, और उसके दूसरे कंसर्न से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं तो लोगों को सोने में निवेश करना और अच्छा लगता है। हमें अपना जो गोल्ड होल्डिंग है उसके बारे में अलग तरीके से सोचना चाहिए। जो गोल्ड ज्वेलरी है उसको तो टच करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ज्वेलरी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। बट बहुत सारा गोल्ड लोगों की तिजोरी में और सेफ डिपॉजिट लॉकर में पड़ा है जो वाइट इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, जो ब्लैक इकोनॉमी का पार्ट है, वो हमारी फ्रोजन सेविंग्स है। गोल्ड के दाम बढ़े हैं और भी बढ़ते रहेंगे ऐसा लग रहा है, बिकॉज सेंट्रल बैंक्स और अपनी हाउसवाइफ के बीच में एक कंपटीशन चल रही है, कौन सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदेंगे। और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हमारी हाउसवाइफ जैसे बन रहे हैं, एक बार सोना खरीदा तो बेचेंगे नहीं। तो हमें फोकस करना है सेफ डिपॉजिट लॉकर में और तिजोरी में पड़े अनअकाउंटेड गोल्ड को, वह भी काफी बड़ी मात्रा है। कैसे हम उसे इंसेंटिव देके मेन इकोनॉमी का पार्ट बना पाए। सरकार को टैक्स मिलेगा, लोगों की फ्रोजन सेविंग्स लिक्विड हो जाएगी, इकोनॉमी में घूमने लगेगी, और ग्रोथ के लिए कैपिटल मिलेगा। तो कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके अगर एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आ जाए जिससे तिजोरी में पड़ा अनअकाउंटेड सोना पैरेलल इकोनॉमी से मेन लाइन इकोनॉमी में आ जाए तो सरकार को टैक्स भी मिलेगा और ग्रोथ के लिए कैपिटल भी अवेलेबल होगा। ओके, इस बीच मार्केट्स एट डे हाई 49,805 निफ्टी बैंक और 23,593 यानी ऑलमोस्ट 23,600, यानी आप एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस से डे हाई पर बजट स्पीच ले जा रहे हैं 10:59। कुछ ही देर में अब संसद की प्रक्रिया जब शुरू होगी उसका ट्रांसमिशन आपको दिखाया जाएगा और बजट स्पीच कुछ ही देर में। सौरभ, मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ पे देना चाहता हूँ। आप मिड कैप्स पे स्पेशली अर्निंग्स के बाद देखने के बाद इस बार आपका कन्विक्शन ये कोई बनाया इस बार?
इस बजट इस अर्निंग्स के बाद नॉन अर्बन में एक्चुअली उछाल आई है, राइट। अर्बन में जैसे काफ़ी आपके एक्सपर्ट्स ने बोला अर्बन में एक प्रेशर है, बट नॉन अर्बन में उछाल आई है। जिस प्रकार का दबाव 2021-22-23 में था नॉन अर्बन पे, वो काफ़ी हद तक घट चुका है। आप ट्रैक्टर के सेल देखें या जो रूरल फोकस्ड कपड़े बेचने वाले कंपनी हैं उनके नंबर देखें, डबल डिजिट में चल रहा है। सो एक ब्राइट स्पॉट है हमारे इकोनॉमी में, जहाँ ब्रॉडर इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, बट नॉन अर्बन। माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 1 ध्यान रखिएगा, बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण जी का 8वां बजट पेश होने जा रहा है। चलिए चलते हैं फिर सीधा पार्लियामेंट।